तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर स्टेमन कमांडर के टेस्ट के लिए मान जाता है। अब आगे, अभी जो कमांडर था लगातार पलक झपकते 10 पंचेस वांगलिंग की तरफ मार चुका था और बोलता भी है कि अगर तुम मेरे ये टेक्निक को, जैसे कि 10 कोलैप्सिंग बैटल इंटेंट कहा जाता है, संभाल लिए तो तुम यहाँ पर चीफ कमांडर बन जाओगे। ये शायद जनरल है। अभी जो 10 पंचेस थे काफ़ी तेज़ी से वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है, जैसे पहला पंच पावरफुल होगा तो दूसरा उससे भी ज़्यादा, तीसरा उससे भी ज़्यादा, वैसे करके वांगलिंग एक नज़र में ही इन पंचेस को समझ जाता है और कोई ट्रेजर यूज़ नहीं करता है। लेकिन इस दौरान इसके दाएं हाथ से ग्रे गैस बाहर निकलने लगती है, यानी कि ये सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को यूज़ कर रहा था। साथ में ये अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फिंगर यूज़ करता है, डेमोनिक फिंगर स्पेल। तो वांगलिंग ने जो टेक्निक यूज़ करता था सेटुनान वाली फिंगर ऑफ डेथ, जो कि पहला अटैक है, दूसरा डेमोनिक फिंगर, ये उतने पावरफुल नहीं रहते थे जितना सेटुनान का रहता था। कारण सीधा था, क्योंकि वांगलिंग का हार्ट जो है वो उसका डाव हार्ट अलग है, वहीं सेटुनान आदमी ही वो डेमोनिक है नेचर में, इसीलिए उसके अटैक्स ज़्यादा पावरफुल होते थे। इसीलिए सेटुनान इसे सिखाना भी नहीं चाहते थे कि कहीं इसके चक्कर में वांगलिंग इसका डाव ना बदल जाए। और जो तीसरा फिंगर अटैक था उसे अंडरवर्ल्ड फिंगर बोलते, जो कि इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल था। और इसमें खासियत ये थी कि अगर वांगलिंग इसे ज़्यादा यूज़ करेगा तो इसका डाव हार्ट में चेंजेस आ सकते हैं। और सेटुना ने ये सब चीज़ें इसे बताया था। लास्ट वाला जो स्पेल है वो काफ़ी पावरफुल है, उसे किलिंग स्पेल कहा जा सकता है। अब इसके इंडेक्स फिंगर पे वो जो डेमोनिक और इकट्ठा हो रही थी वो अलग ही ब्लैक कलर में थी। ये उंगली को आगे बढ़ाता है और आते हुए अटैक की तरफ भेज देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और पूरी आवाज़ मानो एंशिएंट डेमन सिटी में गूंज रही हो। और वांगलिंग भी इस दौरान कई कदम पीछे ढकेल दिया जाता है। तो पहला अटैक हुआ था, अब दूसरा अटैक आता है। पहले जब वांगलिंग स्लॉटर आर्ट को यूज़ करने के लिए सोच रहा था, अब फाइनली ये उसे रिलीज कर देता है। और इसके इस डिफेंस की वजह से, यानी ग्रे गैस की वजह से, सेकंड कोलैप्स काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। और आसपास वांगलिंग की एक पावरफुल किलिंग इंटेंट था और साथ में इन ग्रे गैसेस से ये दो पावरफुल स्वॉर्ड्स बनाता है, मानो इस समय ये डेमन ऑफ स्लॉटर हो। अभी ये जो लेफ्ट विंग का जनरल था ये भी हैरान हो जाता है और कहता है, गुड, तुम बहुत कम लोगों में से हो जो कि मेरे अटैक को डिफेंस करने के बजाय अब अटैक करने को सोच रहा है। यानी कि अगले तुम 8 अगर मेरे अटैक्स रोक पाए तो फिर तुम आगे आ सकते हो। अब यहाँ पर वो जो लड़की खड़ी थी सफ़ेद कपड़ों में, वो ब्लड एंसेस्टर की बेटी थी, याओक जीजू। ये डेमन सिटी में 3 साल पहले आई थी और इसी स्पेल से ये हार गई थी। यानी चौथे कोलैप्स में ही ये फेल हो गई थी। पांचवें कोलैप्स को ये अपने फादर के ब्लड स्पेल से रोकती है और ऐसे करके 8वें कोलैप्स पे ये हारती है। इसीलिए इसे जनरल का टाइटल, जनरल ने इसे कमांडर बना दिया था। अब वांगलिंग इधर आगे बढ़ता है, स्लॉटर स्वॉर्ड को यूज़ करता है और जो थर्ड अटैक आ रहा था उस पर एक तलवार चला देता है और इसे फोर्सफुली एकदम 2 भागों में चीर देता है। जनरल काफ़ी खुश होता है। इधर चौथा कोलैप्स भी आ चुका था। चौथे कोलैप्स के कारण आकाश में भी कलर बदलने लगते हैं और ये तीसरे कोलैप्स से लगभग 1000 गुना तो ज़्यादा पावरफुल होगा ही। इसे समझ में आता है, यानी वांगलिंग को, कि चौथे कोलैप्स को शायद ये रोक ना पाए खुद के पावर से। और इसका स्लॉटर आर्ट अभी उतना पावरफुल नहीं है, नहीं तो ये इसे रोक भी सकता था। बहुत लोगों को इसने मारा था पर उतना पावरफुल नहीं हुआ था और ये अंडरवर्ल्ड फिंगर को यूज़ नहीं करना चाहता था। और वांगलिंग अब इसके 4 हेड पर 2 सील्स थे, लाइफ 4 सील्स, जो कि लोगों को मारने की वजह से बनते हैं, उन्हें रिलीज करता है। और वांगलिंग को एक चीज़ समझ में आता है, ये जो चौथा अटैक है इसमें एक पावर ऑफ फेथ फील करता है और इसे याद आता है 200-300 साल पहले सीनियर जाओई का, जिन्होंने कि एसेंडेंट लेवल में जाने से पहले कुछ समझा था जब उनका सोल जल रहा था। तो ये जो जनरल थे पावर ऑफ फेथ यूज़ कर रहे थे, एक विश्वास कि जब भी बैटल में जाऊंगा मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। और इधर वांगलिंग का जो सोल था इस फेथ की वजह से सफ़र कर रहा था और इसे समझ में आता है ये जनरल इस टेक्निक को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि मुझे हरा दे और इनका पावर ऑफ फेथ बढ़ जाए। और ये टेक्निक भी इवॉल्व होकर के जैसे 10 अटैक में होती है तो 11वां भी हो सकता है। चौथे अटैक की वजह से वांगलिंग काफ़ी पीछे फेंक दिया जाता है और नाखूनों से जाकर के कैसे भी रुकता है। अब इसके जो 4 हेड पर वो लाइफ स्पेल जो सिंबल था अब आधा ही बचता है, हल्का हल्का ग्रे लाइट आ रहा था, यानी कि स्लॉटर सेलेस्टियल आर्ट भी इसका बहुत कम हो चुका था। इधर जनरल भी कहते हैं यार ये चौथे कोलैप्स तक ही काफ़ी है शायद, क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में है तो तुम चीफ कमांडर नहीं बन पाओगे, इवन कमांडर भी नहीं बन पाओगे, तुम एल्डर ही बन सकते हो। वांगलिंग को एक चीज़ तो समझ में आता था, इसका डाव हार्ट जो था इसके ओरिजिन सोल से फ्यूज पहले ही हो रहा था, यानी इसका ओरिजिन सोल इवॉल्व हो रहा था और इसी के थ्रू इंसान अपने शरीर में फेथ पावर को जन्म देता है,
भरोसे वाले को। और भरोसा तो आपको पता है ऐसा है कि दुनिया को हिला सकता है अगर आपने किसी भी चीज को ठान लिया। इसे ही फेथ स्पेल कहते हैं। मानो वांगलिंग को कुछ समझ में आ चुका था। इसकी आंखों में एक अलग चमक था और वांगलिंग फिर से डेमोनिक फिंगर को यूज करता है, लेकिन इस बार ये अलग था क्योंकि इसमें इस बार फेथ पावर मिक्स था। जनरल भी हैरान थे। इधर वो लड़की याओ जिग जियो, वो भी वांगलिंग को दूर से घूर रही थी। ऐसे याद आता है कि इसके पिताजी ने क्या कहा था। और वांगलिंग भी अपने इस अटैक की तरफ देखता है और इसके फोरहेड पर अब 6 डेमोनिक मार्क्स को देखा जा सकता था जो कि काफी डेंस थे। और इसके अटैक में अब ग्रीन फ्लेम्स भी निकलते हैं और इसका जो लाइफ फोर्स सील था जो कि आधा हो चुका था अब वो भी बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे वो पूरा हो जाता है और वांगलिंग की बॉडी को अब कवर करने लगता है। जनरल भी कहता है इंटरेस्टिंग, ये बंदा बैटल के बीच में ही इसका एक ब्रेक थ्रू हो चुका है, इसे कुछ समझ में आ चुका है। अब 5वां अटैक आता है और जब वांगलिंग से टकराता है तो पूरा सिटी मानो बिजली की कड़ाकों से गूंज रहा था। 5वें अटैक को डेमोनिक फ्लेम से ये रोक देता है। अब 6वां कोलैप्स आता है और इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये और ज़्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि जहाँ से भी अटैक गुजर रहा था वहाँ पे स्पेस में भी क्रैक्स आने लगे थे। इधर वांगलिंग मन में कहता है डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका जो दायां हाथ था वो ब्लैक लाइट से भरने लगता है, धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलने लगता है और एक शैडो के समान ही लग रहा था। और 6वें कोलैप्स पर यह अटैक करता है और इसे भी कोलैप्स कर देता है। बढ़ता है ये 7वें कोलैप्स की तरफ और चिल्लाता है कि रास्ता बना। इसको विश्वास हो गया था, इसका फेथ बढ़ चुका था, तो 7वें अटैक को भी ये कोलैप्स करवा देता है। जनरल का भी एक्सप्रेशन अब बदलने लगा था। इन्हें लगा भी नहीं था कि ये बंदा ऐसा कुछ कर सकता है कि यार ये बंदा अब तो डेमन के जैसा दिख रहा है। इन्हें समझ में आता है कि इस बंदे को इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। हजारों सालों में, इवन 10,000 सालों में कोई बंदा ऐसा ही नहीं मिला था जो कि इनके ध्यान को आकर्षित कर पाया था। फिलहाल वांगलिंग एक डेमन गॉड के जैसा दिख रहा था और रूथलेसनेस तो पूछो ही मत। जनरल से फिलहाल 50 फीट की दूरी पे था। इधर 8वां कोलैप्स भी वांगलिंग की तरफ बढ़ चुका था। वांगलिंग भी आगे बढ़ता है और जो डेमोनिक फ्लेम थे वो और तेजी से जलने लगते हैं। 8वां कोलैप्स अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ था, तब तक 9वां कोलैप्स आ जाता है। हालांकि वांगलिंग इस समय डेमन के जैसा दिख रहा था, लेकिन इसका जो डाव हार्ट था वो अभी भी एकदम सही था, कोई चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन अगर ज़्यादा ये पावर को बढ़ाएगा, डेमोनिक पावर को, तब इसके डाव हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ये सोचने लगता है। वांगलिंग अब डिसीजन लेता है। जनरल से ये 30 फीट की दूरी पे था, अब ये पीछे हटने लगता है। गायब होकर के 10,000 फीट की दूरी पे प्रकट होता है। जनरल भी चौंक जाते और कहते यार तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें पता है कि तुम्हें पीछे कब हटना है। गुड। अब इनके 10 अटैक अब गायब हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम कमांडर तो बन सकते हो। मैं लेफ्ट विंग जनरल युन लिहाई तुम्हें यहाँ का कमांडर बनाता हूँ 10,000 डेमन सोल्जर्स के साथ। और वांगलिंग को एक टोकन भी देते और बोलते फिलहाल आराम करो, 7 दिनों के बाद कोई तुम्हें आर्मी के बैरक्स में लाएगा। अब याओ जिगजियो कुछ बोलने वाली थी पर वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है और इस लड़की को भी गुस्सा आता है। वांगलिंग एक जगह पर जाकर रुकता है। 4 दिन और 4 रात तक ये बस कल्टीवेट करता है। यानी इसको जो डेमोनिक और इसकी बॉडी में जन्म ले थी उसे गायब करने में इतना टाइम लग ही जाता है। तब ये जो डेमोनिक आइडियाज थे इसे ये पूरी तरह से तो हटा नहीं सकता था, तो इसे एकदम सिंगल एक बीड की तरह बना देता है और रख लेता है अपने बॉडी के अंदर ही कि कभी फ्यूचर में अगर लगा काम तो यूज़ करेगा। इधर 13 और हु पाओ भी बगल वाले कमरे में रहा करते थे। 5वें दिन वांगलिंग बाहर निकलता है, दोनों भी साथ में थे और ये सोच रहा था क्या ये जो ईस्टर्न डेमन स्पिरिट सी है ये किसी पावरफुल सेलेस्टियल एम्परर के केव से बना है, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो ये जो सेलेस्टियल एम्परर रहे होंगे उनका कल्टीवेशन कितना पावरफुल होगा। और वांगलिंग को लगता है यार हो भी सकता है इसके गाँव में भी लोग और मिट्टियों से अपना घर बना लेते थे और उसी में रहते थे, तो कहीं वैसा तो नहीं है, मतलब ये पूरा दुनिया ही सेलेस्टियल एम्परर का गुफा हो जहाँ पर फिलहाल ये लोग हैं। घूमते घूमते एक वाइन शॉप पे पहुँचते हैं और ये जो बंदा था ग्रीन बाम्बू वाइन बेच रहा था, तो वांगलिंग भी इंटरेस्टेड था और ये तीनों अंदर एंटर करते हैं। और फिलहाल जो वेटर था वो 3 जार ऑफ वाइन लेके आता है। वांगलिंग को इस दौरान याद आते हैं पुराने दिन जब डानियो इसके लिए वाइन लेके आया करता था और इसे याद आता है प्लेनेट सुजाको का कि उम्मीद है कि वो जगह अभी भी सही होगा और डानियो के बच्चों के बच्चे अभी शायद जिंदा तो होंगे ही, मतलब उनकी फैमिली आगे बढ़ रही होगी। 13 इस दौरान वांगलिंग को देख रहा था जो कि विचारों में खोया हुआ था। इधर हु पाओ भी फाइनली वाइन पीने लगता है। वहीं जो 13 था वो वांगलिंग को वाइन ऐसा परोस रहा था। वांगलिंग इधर विचारों में खो जाता है कि मानो इसे अपने प्लेनेट सुजाकू पे जाना चाहिए और इतने विचारों में ये मस्त था कि जिस कप में ये पी रहा था उससे भी हाथों से फोड़ चुका था। यानी वांगलिंग का डाव हार्ट कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा था ये विचारों की वजह से। 13 को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और थोड़ा चिंतित हो जाता है।
और इस दौरान 7 से 8 डेमन सोल्जर्स रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। अब इन 7 और 8 के बीच में एक लीडर वाला बंदा था, यानी जो पावर के मतलब में ऊपर होगा। और ये लोग भी पी रहे थे, तभी वांगलिंग के आसपास का जो जार था वो फट जाता है। इधर वो जो जनरल था या जो भी बंदा होगा मिलिट्री वाला, वो एक वाइन पीता है और वांगलिंग की तरफ यानी इनके टेबल की तरफ फोड़ देता है। 13 भी कुछ करता नहीं है क्योंकि वांगलिंग अलग विचारों में चला गया था। इधर ये जो मिलिट्री वाले थे वो अलग ही बात करते कि यार वो बंदा लुक दे रहा था, मैं उससे तो फाइट करूंगा। लेकिन दूसरा कहता है कि पहले हमें उसका बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। लोग आ रहे थे और जा रहे थे, वांगलिंग वहीं पर बैठा हुआ था। 13 भी फाइनली बोलता है एंसेस्टर। इधर वो सोल्जर्स फिर से वाइन जार पी करके इनकी तरफ फेंक देते हैं। 13 उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुछ कदम पीछे हटने पे मजबूर था, मतलब जार में काफी फोर्स रहा होगा। इधर हु पाओ को भी गुस्सा आता है और ये सोचता है कि अब बैटल कर ही लो, पर जब नजरें मिलाता है तो एक अलग पेन फील करता है। 13 इधर वांगलिंग की तरफ जाता है और फिर से कहता है एंसेस्टर। वांगलिंग को मानो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, वो एक जगह बस बैठा हुआ था और कहाँ था किसी को नहीं पता, मतलब इसका दिमाग कहाँ पर चला गया। इधर डेमन सोल्जर्स को और गुस्सा आ रहा था कि यार ये दोनों बंदे तो हिल रहे हैं पर ये क्यों नहीं हिल रहा है। और इसमें से एक गुस्सा आता है और ये वांगलिंग की तरफ पड़ता है। 13 ये देख करके एक पंच मारता है। बदले में ये सोल्जर भी डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा को यूज करता है और दोनों के पंचेस एक दूसरे से टकराते हैं। और इस दौरान जो डेमन सोल्जर था काफी पीछे जाके गिरता है और ब्लड वोमिट करने लगता है। 13 भी कुछ कदम पीछे जाता है, थोड़ा बहुत तो ब्लड इसके मुंह से भी आता है क्योंकि वाइन जार पकड़ते समय ही ये थोड़ा इंजर्ड हो गया था। इधर हु पाओ भी अब बैटल में लग चुका था, ये फ्लैग्स वगैरह यूज करने लगता है। इधर एक ही सोल्जर था जो कि शांति से बैठा था और वांगलिंग को देख रहा था। अब 6 सोल्जर्स हु पाओ पर एक साथ अटैक करते। इधर हु पाओ और 13 सीरियस थे कि कुछ भी हो जाए एंसेस्टर को तो कुछ नहीं होने देंगे। इधर वो जो सोल्जर था उनमें से वो डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है जो कि बैठा हुआ था और इसका जो डेमोनिक और था वांगलिंग के फोरहेड की तरफ पड़ता है। वांगलिंग फाइनली जाग जाता है और कहता है यार क्या ही पावरफुल डेमोनिक आइडियल थे वो। ये सरप्राइज हो गया था। और बड़ी बात ये थी क्योंकि वांगलिंग का डाउट इतना पावरफुल था कि अपने विचारों में खोने के बाद आसपास क्या चल रहा है कुछ इसे पता नहीं चलता है। और इसे एक चीज समझ में आता है कि ये जो डेमोनिक हो रहा है ये इवन आपके हार्ट को भी करप्ट कर सकती है, माइंड को कंट्रोल कर सकती है। बड़ी बात यह है कि आप विचारों में खो चुके थे जो कि होना नहीं चाहिए, मतलब वापस आना मुश्किल था। और वैसे भी वांगलिंग पहले डेमोनिक पाथ पर ही तो चलता था, तो ये वापस आना बनता ही था। और जो प्लेनेट सुजाकू वापस जाने का इसका आइडिया आ रहा था वो इसके डेमोनिक आइडियाज की वजह से ही हो रहा था। और इनकी जो डेमोनिक हो रहा इस गाइब्रोथ से एंटर की थी वो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। हु पावर 13 थोड़ा शांत हो जाते हैं और फाइनली वो जो ग्लूमी फेस पर्सन था जो कि बैठा हुआ था वो बोलता है कि सर आप कौन है। वांगलिंग उसकी बातों का जवाब नहीं देता है, हु पाओ को लेता है और 13 को यहाँ से निकलने लगता है। वो बंदा फिर से चिल्लाता है कि रुको और अपने ऑरा को यूज करने लगता है। वांगलिंग पलट के बस एक लुक देता है और कहता है हम फिर से मिलेंगे और यहाँ से निकल जाता है। फिलहाल अपने कमरे में आने के बाद ये खुद को कल्टीवेशन में लगा लेता है और ढूंढने लगता है ये जो डेमोनिक आइडियल्स आ रहे हैं इसके माइंड में वो कहाँ कहाँ पर छिपके बैठे हैं। और जहाँ भी इसे मिलता उसे ये बाहर निकाल देता और फाइनली सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ऑरा को अपनी बॉडी में हर एक अंग अंग तक भेजने के बाद ये रिलैक्स करता है। और वांगलिंग के दिमाग में आता है कि इन आइडियल्स को रखना है और जब किसी पर अटैक करना है तो वहाँ पे यूज़ कर लेना है, तो उनके डाउ हार्ट को करप्ट किया जा सकता है। इधर लगभग 7 दिन पूरे ही होने वाले थे। 13 की आवाज़ आती कि एंसेस्टर आपसे कोई मिलना चाहता है। और यहाँ पर एक बंदा आया था, 40 साल के आसपास होगा। आते ये बोलता है ग्रीटिंग्स कमांडर वांग। वांगलिंग तुरंत ही वो टोकन निकालता है और उसे पता था कि वो टोकन क्या है, वो बेसिकली ट्रांसफर एरे था। ये बंदा भी हैरान हो जाता है, मतलब आपको पता है, लेकिन ये बोलता है इसे हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ये हमारे डेमन एम्परर ने बनाया है। और फिलहाल ये चारों इस फॉर्मेशन में एंटर कर जाते हैं और एक बैरक के सामने थे, यानी जहाँ पर सोल्जर्स वगैरह रहते हैं। टोटल 10,000 लोग यहाँ पर खड़े थे और एक साथ वांगलिंग वगैरह की तरफ देखने लगते हैं। और वांगलिंग भी क्योंकि ये किलिंग इंटेंट के साथ इसे देख रहे थे तो इन्हें देखता है एकदम कोल्ड आंखों से। और इनमें से कोई कहता है यार कमांडर सीमा कहाँ पर है। और यहाँ पर कोई तो कहता है कि वाइस कमांडर सीमा ये हमारे नए कमांडर हैं, इन्हें ग्रीट नहीं करोगे। और फाइनली अब सीमा को बोलना पड़ता है, इसका पूरा नाम सीमा यान था, कि कमांडर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। और वांगलिंग इसे देखकर कहता है तो हम मिल ही गए फाइनली। ये वही बंदा था जो कल वाइन शॉप में वांगलिंग से मिला था। और जो बंदा वांगलिंग को यहाँ पर लेके आया था इसे लॉर्ड स्टीवर्ड कहते हैं। तो ये यहाँ से फिर निकल जाता है। वांगलिंग देखता है ये सोल्जर्स मानो इससे पसंद नहीं करते थे। अब इन्हें ये कहता भी है कि ठीक है फिलहाल तुम लोग जाओ, पर कोई जाता नहीं है। सब सीमा यान की तरफ देख रहे थे कि जब तक सीमा यान कुछ नहीं कहेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे बंदा हमारा कमांडर भी है तो ही क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल वांगलिंग और इसके दोनों साथी यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी सोल्जर्स हंसते हैं लेकिन सीमा यान नहीं हंसता है।
कि यार ये बंदा ऐसा सिचुएशन था और एकदम शांति से कैसे चला गया। सीमा यान फिलहाल अपने सोल्जर्स को कहता है कि तुम लोग जाओ ट्रेन करो। इधर वांगलिंग अपने बिल्डिंग में आ चुका था, मतलब यहाँ पर इसे बिल्डिंग भी मिला था। और हुपाओ कहता है कि एंसेस्टर ये लोग सही नहीं लग रहे और इन्हें घर भी सही नहीं मिलता। इवन वांगलिंग वगैरह को बाहर कल्टीवेट करना पड़ता है। बहुत सारे सोल्जर्स इधर से गुजरते हैं, वांगलिंग की तरफ देखते हैं, पर वांगलिंग रिएक्ट नहीं करता है। और 13 भी वांगलिंग को ही कॉपी करता है, ये भी शांति से कल्टीवेट करता है। सबसे ज्यादा गुस्सा हुपाओ को आ रहा था कि यार ये लोग, ये सोल्जर्स ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वांगलिंग बस बाहर से दिखा रहा था कि ये शांत है, बल्कि इसका हार्ट भी एकदम स्टेबल था। और वांगलिंग जानता था अपने सोल्जर्स को तो आप मार भी नहीं सकते हो, पहले मुझे इन्हें अपना बनाना पड़ेगा, मतलब किसी भी तरीके से बनाओ ताकि ये आगे बढ़ सके। और ये मिलिट्री लॉ भी है, तो फिलहाल ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता था। और ये शिकारी था जो कि वेट करना जानता था। समय बीतता है, 3 दिन बीत चुके थे और वांगलिंग इस बाहर के एरिया में ही कल्टीवेट करता रहता है। और वहीं इन 3 दिनों में हुपाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये जो डेमन सोल्जर्स हैं इन्हें कुछ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सीमा यान वो चौकन्ना हो चुका था, इसे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये सोच भी रहा था कि ये नया कमांडर ये सोच क्या रहा है। और इसके साथ 8 लोग थे, वही 8 लोग। कैसा रहता है कि 1000 या 2000 पे एक मेन बंदा रहता है सोल्जर्स पे, तो ये 8 लोग वैसे थे। और इधर ये डिस्कस करते हैं कि एक तो वो जू यू और जाऊ काई भी हमसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, पर सीमा यान ये सोच रहा था लेकिन फिलहाल हमें इस नए कमांडर के बारे में कुछ करना पड़ेगा। तुम लोगों को भी पता है कि क्या चल रहा है, तो बताओ। अब इनमें से कहता है ओपिनियन क्या है हमारा, वो आदमी पूरा ही बेकार है। और दूसरा कहता है नहीं, ये जो कमांडर है ये बहुत दिमाग से खेलता है कि यार इतना बेइज्जती हो रही है, हम इतना कुछ कह रहे हैं पर वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो सब अपने अपने विचार देते हैं। अब सीमायान कहता है कि कोई उसे प्रवोक मत करना, देखते हैं वो क्या करता है, बस चौकन्ने रहो। समय बीतता है और 15 दिन निकल चुके थे। वांगलिंग कुछ नहीं करता है, बस कल्टीवेशन करता है। सेम हाल 13 का भी था, बस हुपाओ को गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। अगर वांगलिंग इसे इशारा करता तो कब का ये बैटल में भिड़ चुका होता। अब जो 10,000 सोल्जर्स होते हैं उनमें अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, यानी ग्रुप्स बटे होते हैं। तो एक का जो लीडर था जिसका नाम सन था, वो वांगलिंग के साइड से ही गुजर रहा था और जाते जाते कहता है ट्रैश। और बाकी इसके सोल्जर्स भी हंसने लगते हैं। वांगलिंग आंखें खोलता है और कहता है रेजिमेंट लीडर सन, आपने क्या कहा। सन चौंक जाता है, इसने पहली बार वांगलिंग को बोलते हुए देखा था। और ये फिर भी कहता है कि मैंने कहा कि तुम कचरे हो। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और ये बंदा एकदम सप्रेस हो जाता है और अपने आप वांगलिंग की तरफ खींचा चला आता है। ये कितना भी ट्राई करता है, मानो उस फोर्स से बच ही नहीं पा रहा था और सीधा वांगलिंग इसके गर्दन को दबोच लेता है। फिर भी इसे डर नहीं लग रहा था, इसे मालूम था कि वांगलिंग इसे मार तो नहीं पाएगा। इसे इतना तो समझ में आता है, लेकिन ये बंदा बहुत पावरफुल है। इवन इसके कमांडर जो है वाइस कमांडर सीमा, ये भी ऐसा इतना जल्दी नहीं कर सकते थे। अब ये देख करके वो जो 1000 सोल्जर्स थे ये वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगते। तभी वांगलिंग कहता है कि 13 स्काई डेमन कंट्री का जो 8वां मिलिट्री लॉ है उसे पढ़ो। 13 वो सब चीज़ें याद कर चुका था वांगलिंग के कहने पे, और ये बोलता है कि जो भी अपने सुपीरियर के खिलाफ जाएगा उसे मार दिया जाएगा। ये जो रेजिमेंट लीडर सन था इसकी बॉडी तो कांप जाती है, वो बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। वांगलिंग सन के गर्दन को ही दबोच के तोड़ देता है। फिलहाल वांगलिंग इसके गर्दन को तो तोड़ता है पर मारता नहीं। इसके जो अंदर डेमोनिक स्पिरिचुअल आ रहा थी उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। फिलहाल वांगलिंग इसका ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें आगे फेंक देता है। अब सोल्जर्स को और गुस्सा आता है कि हम अपने रेजिमेंट सन के लिए बदला लेंगे। वांगलिंग कहता है अपने सुपीरियर के खिलाफ जाओगे। अब ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकालता है, साथ में हाफ मून ब्लेड को निकालता है। इधर बाकी जो 9000 सोल्जर्स थे और उनके रेजिमेंट लीडर्स वो भी इधर बढ़ते हैं। 1000 को तो वांगलिंग मार चुका था। इधर जो 9000 डेमन सोल्जर्स थे वांगलिंग के आसपास एक फॉर्मेशन बना रहे थे। हुपाओ भी यहाँ पर अपने सोल फ्लैग वगैरह को रिलीज करने लगता है। वांगलिंग इन 9000 को भी कहता है क्या तुम लोग भी अपने सुपीरियर के खिलाफ जाओगे। फिलहाल इन सब चीज़ों को देखकर सीमायान एंटर करता है और फाइनली बोलता है कि लॉर्ड कमांडर आपने ये सही नहीं किया। आपने चलो ठीक है रेजिमेंट लीडर सन को मार दिया और उनकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया, यह मैटर इतना आसानी से नहीं जाएगा। वांगलिंग फिर से कहता है कि 13 स्काई डेमन कंट्री के 13वें मिलिट्री लॉ को बताओ। 13 बताता है कि जो भी मिलिट्री कैंप के आसपास तेज सांस में पीछे नहीं हटेगा वो मारा जाएगा। दूसरे लॉ को भी ये पढ़ता है कि ऐसे फॉर्मेशंस बनाना ये सही नहीं है अपने सुपीरियर्स के खिलाफ। सीमायुन समझ चुका था ये बंदा पूरा प्लान करके बैठा है, 15-20 दिनों में इसने यही किया है। और इधर 13 अब सांसें गिनना शुरू करता है, मतलब उल्टी गिनती 16, 15, 14। सीमायान समझ चुका था और ये अपने आर्मी को बोलता है पीछे हटो। सोल्जर्स अब पीछे हटने लगते हैं। और यहाँ पर इसी दौरान वो जो स्टीवर्ड आए थे जो वांगलिंग को लेकर आए थे यहाँ पे प्रकट होते हैं। इनके पीछे एक ओल्ड मैन खड़े थे। ओल्ड मैन जैसे ही प्रकट होते हैं इधर वांगलिंग को पता चल जाता है। दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है। वांगलिंग थोड़ा सा कांपता है, फिर ये रिकवर कर जाता है।
ओल्ड मैन भी इधर थोड़ा सा कांपता है, फिर वो रिकवर कर जाता है, क्योंकि इस बंदे के अंदर शायद सेल्स बने हुए थे बॉडी के अंदर, वो मानो कोलैप्स करने लगे थे। अब इधर सीमायान ज्ञान बांटता है कि लॉर्ड स्टीवर्ड, इन्होंने हमारे मतलब आर्मी के लोगों को मार दिया। स्टीवर्ड वांगलिंग की तरफ देखता है और मानो इसे फ्रेंड बनाना चाहता हो, और फिलहाल वांगलिंग से कहता है कि कमांडर वांग, आप टेंशन मत लो, ये मैटर मैं लॉर्ड जनरल को बता दूंगा कि आपके खिलाफ कौन जा सकता है। इधर ये ओल्ड मैन भी चला जाता है कि यार ये कमांडर, मतलब इसका कल्टीवेशन सही है, मैं भी इम्प्रेस हो गया। दोनों निकल चुके थे। सीमायान शांत हो जाता है और वांगलिंग को अब बोलता है कि मैं रेकलेस था, मुझे माफ करिएगा। और सभी जो आर्मी वाले बंदे भी थे ये भी अब समझ चुके थे। वांगलिंग इधर बस अपने पैर को जमीन पे दबाता है, जमीन थोड़ा सा नीचे दब जाता है और यहाँ पर एक अलग ही घर ये बना चुका था अपने रहने के लिए, पगोड़ा के टाइप। अब सीमायान से भी इसके जो 3 रेजिमेंट वाले थे वो तो क्लोज थे, बाकी 4 दूरी बना चुके थे कि यार इसके मैटर में नहीं पड़ना है, नहीं तो ये कमांडर हमारा जो नया है वांगलिंग, ये हमें भी निपटा देगा। अब एंशियंट डेमन सिटी में टोटल 16 मिलिट्री कैंप्स थे, यानी कि 16 कमांडर्स। तो इनमें से एक थी अपनी याओ जिक्सियो, जिसे दिखाया जाता है, और ये खिड़की के बाहर चंद्रमा को देख रही थी, जहाँ पर एक पर्पल कलर का लाइट चमक रहा था। और ये बोलती है कि ये हर 6 महीने पे पर्पल डेमन राइज करता है, और आज के दिन ही शायद ऐसा कहा जाता है कि हेवेंस और अर्थ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिलहाल ये अपने बैग में से एक कंपास निकालती है और सोचती है यार मैं उस जगह पे 3 बार जा चुकी हूँ, लेकिन हर बार एक ही जगह पे फंसती हूँ। और मेरे पापा ने बोला था कि मेरा कल्टीवेशन एसेंडेंट लेवल पे तो होना चाहिए, तभी मैं उस जगह पे एंटर कर सकती हूँ, लेकिन अगर पापा का वेट करूँगी तो मुझे और समय लगेगा। अब मैं ब्लड सोल पिल्स यूज़ करूँगी, शायद उस जगह का जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ के अंदर जा पाऊँ। और इसे पता था कि अभी तो टाइम है, इसके पापा आएंगे ही, ऑलसीर भी आएंगे, बट शायद उसमें 300 साल का समय है। और ये सोचती है ठीक है, इस आखिरी बार जाती हूँ, अगर नहीं जा पाई तो फिर वेट करूँगी, जब एसेंडेंट लेवल में पहुँच जाऊँगी तो दोबारा जाऊँगी। ये उस जगह जाने के लिए 3 ब्लड सोल पिल्स को यूज़ कर चुकी थी, बाकी इसके पास 6 बचे थे। एक ब्लड सोल पिल की वजह से ये एक बार मृत्यु से बच सकती थी, ऐसा उस पिल का कमाल था। अब इस पिल को ये यूज़ करती है और इसमें अपना हल्का सा ब्लड मिलाती है और अपने ब्लड से कुछ सिंबल्स बनाती है। इतना करने के बाद ये पलक झपकते इस लोकेशन से मानो गायब ही हो जाती है कंपास के साथ। समय बीतता है, इधर वांगलिंग बस कल्टीवेशन में लगा रहता है। धीरे धीरे जो डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा थी उसे अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ऑरा से मिला रहा था, ताकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में ये जल्दी से पहुंच पाए। और समय के साथ हु पाओ जो था ये आर्मी वाले लोगों के साथ अब मिलने लगा था, खास करके एक लेडी जूयो, जिसे मिल करके ये लौंडा हो चुका था बावला, मतलब प्यार में पड़ चुका था। इधर कुछ महीने और बीत जाते, याओ जिक्सियो को दिखाया जाता है। इसके कमरे में फिर से वो ब्लू लाइट चमक रही थी, धीरे धीरे वो ब्लू सिंबल्स में बदल जाती है और ये ब्लड जो था मानो बॉईल हो रहा हो। धीरे धीरे वो ये ब्लड गायब हो जाता है और यहाँ पर फिर से याओ जिक्सियो प्रकट होती है और बोलती है यार मैं फिर से फेल हो गई, अगर ब्लड सोल पिल नहीं होता तो मैं 4 बार मर चुकी होती, लेकिन इस बार मैं बैरियर को आधा से ज़्यादा तोड़ पाई थी। अगर कोई मदद कर दे मेरा तो शायद मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। पर तभी इसे ख्याल आता है यार एक बंदा है, और इसे वांगलिंग का ख्याल आता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।